हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर। फिजिक्स के कंसेप्ट्स को मजबूत बनाने के लिए और किसी भी सब्जेक्ट के डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट लाइव में। समय हो चुका है शाम के 5:30 बजे और आज एकदम एग्जैक्ट टाइम पर हम क्लास शुरू करते हैं। मोशन इन प्लेन लेक्चर नंबर 4 है ना। आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। आज की क्लास में हम बेसिकली यार जो रिलेटिव मोशन इन 2D पे कल चर्चा कर रहे थे उससे कंप्लीट करेंगे और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखेंगे ना। सर्कुलर मोशन कंपैरेटिवली आसान होता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखेंगे हम, है ना। अब रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाली कहानी सुना दी थी यार, है ना। और उसमें मैंने बोला था कि अगर दो प्रोजेक्टाइल्स को रिलेटिवली देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन इन 2D हो जाएगा, ठीक है। और उसको अगर आप देखोगे तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है अगर एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ कर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखा जाए तो, है ना। फिर उसके बाद में, है ना, उसके बाद में क्या होगा, है ना। जैसे एक और बात मैंने आपको बताई थी कल जाते जाते कि अगर दो वॉल है ना, जैसे इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान के चलो यहां पर एक तोप है ना, कल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दूसरी तोप है ना, यहां पर मान के चलो ये तोप बॉल फेंक सकती, कोई भी वैल्यू मान रहा हो यार मैं, है ना। ये 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को प्रोजेक्ट कर सकता है या 100 मीटर पर सेकंड से बॉल को प्रोजेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसका एंगल मान लो 37 डिग्री है, तो इसका एंगल क्या हो ताकि इनके बीच में ये दोनों तोप के गोले आपस में टकरा जाए। क्लियर है? तो क्या करना है, इन दोनों में बस आपको लाइन जॉइनिंग कौन सी है, ये वाली लाइन जॉइनिंग है, तो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो बराबर कर देना, है ना। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 50 sin 37 जो हो जाएगा वो 100 sin थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो कि किस वैल्यू के लिए बात पॉसिबल होगी, है ना। तो जैसे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 साइन 37 होता है 3/5 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। तो जो साइन थीटा होगा बेटा वो हो जाएगा 3/10 मतलब 0.3, है ना। मतलब थीटा की वैल्यू अगर साइन इनवर्स 0.3 रहती है या 3/10 रहती है तो उतना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए दोनों हवा में टकरा जाएंगे। क्लियर है? तो आप बस इतना ही ध्यान देना। अरे मेरे सामने यहां पर है ना 5वां और 6ठा सवाल है, जो अधिकतर जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं उनको डाउट रहता है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने 5वां और 6ठा सवाल लेकर आया था। अगर तुझे चौथे सवाल में डाउट है तो मैं जो भी सवाल देता हूं उसमें यहां पे वीडियो सॉल्यूशन होता है तो ही मैं सवाल देता हूं। क्लियर है? तो तू यहां से वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकता है ना। और अगर इसके अलावा भी अगर डाउट होता है कि फिर भी समझ नहीं आया, एकदम गिरी हुई स्थिति में कि फिर भी समझ नहीं आया, तो उसका फोटो मुझे लेकर भेज दिया करो, तो भी मैं तैयार हूं तुम्हें फिर से बताने के लिए, ठीक है। चौथा सवाल अब रुको थोड़ी देर में, या तो फिर मैं एक बार अपनी ऐप में देख लूंगा या कल की क्लास में मैं आपको चौथा सवाल बता दूंगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते। रिलेटिव मोशन इन 2D मैंने बता दिया था, है ना। अब हम रेनमैन प्रॉब्लम देखना चाहते हैं, रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक काम करो, हाँ भाई, रेनमैन प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, देखो ये एक इंपॉर्टेंट सी कैटेगरी है जिसका मतलब आपको ये सॉल्यूशन सा पता होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या होता है, मान के चलो यहां पे बादल है, हाँ सर बादल तो मानने पड़ेंगे, तभी तो रेन होगी, तभी तो मैंने भी आएगा और रेनमैन प्रॉब्लम बनेगी। अच्छा, बारिश जो है वो कहां गिरती है, बताओ भाई, बारिश कहां गिरती है? सर ये तो अजीब सी बात है, बारिश हमेशा नीचे गिरती है, बिल्कुल सही बात। तो बारिश की वेलोसिटी मैंने VR बोल दी, वेलोसिटी ऑफ रेन बोल दिया। क्या बोल दिया? वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन अगर मैं वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस जे कैप, है ना, क्योंकि बारिश हमेशा नीचे गिरती है। अभी मैंने माना कि बारिश हमेशा सीधे गिर रही है, नीचे गिर रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, है ना, अब यहां पर क्या होगा, अगर मान के चलो यहां पर एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति खड़ा है छाता लेकर, बारिश के मौसम में, सुहाना सा मौसम, कोई दो व्यक्ति छाता लेकर खड़े हैं, है ना, बारिश एंजॉय करते हुए। अब यहां पर अगर मान के चलो कि यह चलने लगा,
है ना, ये चलने लगा। तो सवाल ये आता है ना, अभी मैंने माना कि बारिश सीधी गिर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है बारिश हमेशा ऐसे ही गिरे, बारिश किसी एंगल पे भी आ सकती है। क्लियर है, उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं ये निकालना चाहता हूं कि अगर मान के चलो बारिश सीधे नीचे आ रही थी और ये व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा था, इधर की तरफ जा रहा था, तो मुझे ये देखना है कि अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ हो गई है ना, जो कि आई कैप अभी मुझे साफ दिखाई दे रहा है, तो ये कितने एंगल पे छाता पकड़ना पड़ेगा, कितने एंगल पे छाता पकड़ना पड़ेगा ना, वर्टिकल से। अगर मान के चलो जब बारिश सीधे आ रही तो मैं छाता ऐसा पकड़ रहा था, अब अगर मैं चलने लगा तो छाते को आगे घुमाना है या पीछे घुमाना है और कितने एंगल पे पकड़ना है वो देखना है मुझे। ठीक है, तो देखो यार, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करेंगे। तो अब असल में मुझे क्या देखना है, मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन पता है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन पता है कि मैन इस तरफ चला, मैन इस तरफ चला। तो यहां पर है ना, यहां पर क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी ऑफ, देखो यार दो चीजें निकाल सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो मुझे क्या निकालना चाहिए, मुझे क्या निकालना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन या मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए मुझे। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि मैन रुका हुआ है, रेन चल रही है ना, और इसका मतलब है कि रेन रुकी हुई है, मैन चल रहा है। ठीक है, तो पानी ऐसा आ रहा है, आदमी इधर जा रहा है, तो मैं रेन को नहीं रोक सकता, मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा यार, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि रेन रुक गई, मतलब बारिश की बूंदे आपने हवा में रोक दी और आदमी को चला दिया, मतलब कि बारिश की बूंदों की वेलोसिटी आदमी को दे दोगे आप, मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा कि आदमी छाता लेकर ऊपर उड़ जाता है, आदमी छाता लेकर ऊपर थोड़ी ना उड़ेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि आदमी वहीं खड़ा रहेगा। आपको विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखना है, तो हम देखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो यह क्या हो जाएगा, है ना, यह नहीं देखेंगे हम कभी भी, आपको जो पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ही पूछा जाएगा, क्योंकि हम मानते कि आदमी जब चल रहा था तो उसके रिलेटिव रेन कहां है ना। तो इसको अगर आप चाहो तो एक बार ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो यहां पर, है ना, पहले मैं एक बार वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखना चाहता हूं, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेक्टर वेक्टर। क्लियर है, तो यहां पर अगर मैं इस वेक्टर को, ध्यान से समझना यार, ध्यान से समझना, याद करो वो दिन, है ना, 1D में भी मैंने आपको ये बात सिखाई है कि अगर आपको किसी के रिलेटिव देखना है तो जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसे रेस्ट पर रख दो, रोक दो और उसकी वेलोसिटी पलटाकर दूसरे को दे दो। ये सिखाया है मैंने आपको भली भांति तरीके से। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो मैन है वो इधर चल रहा था, जो रेन है वो इधर आ रही थी, वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरफ थी। ठीक है, अब अगर मैंने किसको रोका, रेन को रोका कि मैन को रोका, है ना, सर रेन को रोकोगे तो रेन को रोक दो, आदमी को ऊपर उड़ाने से रहे हम, है ना, मैन को रोक दो, चलो मैन को रोका, तो मैन की वेलोसिटी पलटाकर मैंने रेन को दे दी। तो यहां पर अब जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन नीचे आ रही थी और जो मैन है अब वो पीछे की तरफ जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ये क्या क्यों करा मैंने, क्योंकि मैं देख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो यार, वेलोसिटी ऑफ रेन तो जैसी थी वैसी ही है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव हो गई मतलब कि अब पहले इधर थी तो उसका नेगेटिव वेक्टर इधर बनाना पड़ेगा। अब इसका रिजल्टेंट अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है ना, मतलब कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि अगर पहले छाता ऐसा पकड़ा था तो आदमी को बारिश की बूंदें सीधी आती हुई दिख रही थी, अगर आदमी इधर चलने लगा तो अब उसको बारिश की बूंदें ऐसी आती हुई लगेंगी, ऐसी किसी एंगल पे, ये देखो ये जो वेक्टर दिख रहा है इस एंगल पे आती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो अब मुझे बस यही निकालना है कि वर्टिकल के साथ किस एंगल पर मुझे छाता पकड़ना है। क्लियर है, यही कहानी होती है पूरे उसमें नीट जेईई में जो भी सवाल आता है इसी बेसिस पे आता है कि आपको छाता कहां पकड़ना है और कैसा पकड़ना है। ठीक है, तो देखो भाई ये एक लाइन ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, तो अथा कॉमन सेंस की बात है कि सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो आया है, अभी मैंने वैल्यूज नहीं रखी है, वैल्यूज रख के भी एक क्वेश्चन करेंगे हम। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर इस तरफ आया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी को जो बारिश है, जब बारिश सीधी आ रही थी आदमी ने छाता ऐसा पकड़ा हुआ था, अब जब आदमी इधर चलने लगा है, दोनों साथ में चलने लगे हैं, तो उनको बारिश इस एंगल पे आती हुई नजर आ रही है, इस एंगल पे आती हुई नजर आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसका रिजल्टेंट इधर है तो छाता वो ऐसे तो पकड़ने नहीं वाले,
पानी थोड़ी ना भरना है छाते में, छाता ऐसा पकड़ेंगे। तो मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे छाता पकड़ा जाएगा, है ना, ये छाता पकड़ा गया। तो वर्टिकल के साथ अगर ये एंगल थीटा बनाया चाहते हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, है ना, टेन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा वीएम बाय वी आर, वीएम बाय वी आर। मतलब जब बारिश सीधी गिर रही है, बारिश सीधे हो रही है, तो वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे छाता पकड़ना पड़ेगा, वीएम बाय वी आर, है ना। तो देखो यार, पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, पहले स्टार्टिंग में आदमी नहीं चल रहा था, है ना, आदमी नहीं चल रहा था, तो छाता मैंने सीधा पकड़ा वर्टिकल के साथ 0 डिग्री बनाते हुए। अब मैं जितना तेज चलने लगूंगा उतना ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा छाते का वर्टिकल के साथ, है ना। ऐसा तुमने देखा भी होगा ना कि जैसे मान के चलो तुम साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो तुम खड़े हुए हो, है ना, तो तुम्हें बारिश की बूंदे ऑलमोस्ट सीधी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब तुमने एक्सेलरेटर दिया, जब तुमने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, ऐसा लगता है कि मुंह पे बारिश की बूंदे लग रही है, बिल्कुल, है ना, सीधे सीधे आ रही है मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई जितनी ज्यादा वेलोसिटी से चलोगे तो वर्टिकल के साथ उतना ज्यादा एंगल बढ़ता जाएगा आपका बारिश के साथ में, ठीक। तो ये वही वाली बात है, टेन थीटा जो हो जाएगा वो होता है वीएम बाय वी आर। क्लियर है ना। अच्छा सर, तो ये आसान सी बात थी, तो एक एग्जांपल करवा दो इस पे, एक एग्जांपल देख लेते यार, है ना। देखो बोला गया कि अ मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली व्हेन ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर ही ऑब्जर्व्स दैट ही इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, है ना। रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी बतानी है, रेन ड्रॉप्स सीधे सीधे आ रहे हैं, है ना, तो आपको वही, क्योंकि वर्टिकल आ रहे हैं, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन इधर होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन अभी मैंने बनाया इधर, है ना, ये एंगल, है ना। तो देखो यार, उसने बोला है साफ कि अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, मतलब ये एंगल 53 डिग्री है। एकदम आसान सवाल होते हैं यार ये, है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इनमें। तो ये 53 डिग्री हो गया, तो ये 53 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, tan 53 कैन बी रिटन एज वीएम बाय वी आर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan 53 से tan 53 पता नहीं कितना होता है, कितना होता है रे, 4/3 होता है। तो वीएम कितना है, वीएम भी सर दे दिया, यहां पे 4 दे दिया। लो भाई, ये तो एकदम बेकारी सवाल हो गया। तो वी आर कितना हो गया, वी आर हो जाएगा यहां पर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से बारिश सीधे सीधे नीचे आ रही थी। क्लियर है कहानी, है ना सर। ये तो एकदम आसान सवाल, कुछ बढ़िया करवाओ, है ना। यहां पर अगर मान के चलो बारिश किसी एंगल पे आ जाए, है ना, बारिश किसी एंगल पर आ जाए, ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगी। अब अरे अब जरूरी थोड़ी ना हमेशा बारिश सीधी गिरे, हवा चल गई साथ में, तो बारिश उड़ रही है, बारिश किसी एंगल पे आ रही है ना। तो अब यहां पर फिर से वही एक बच्चा है ना, जो छाता लेकर खड़ा था, ओहो सुहाने मौसम में छाता लेकर खड़ा हुआ था। तो अभी इसको ऑब्वियस सी बात है ना, कि यहां पर देखो, है ना, अगर हम यहां पर देखें तो ये किसी एंगल पे बारिश आ रही थी, किसी एंगल पे बारिश आ रही थी भाई, किसी एंगल पे बारिश आ रही थी। तो अगर किसी एंगल पे बारिश आ रही है तो अब ऐसा बोलेंगे आपको कि ऑब्वियस सी बात है यार, कि अगर वर्टिकल से अगर मान के चलो अभी बारिश आ रही थी किसी एंगल थीटा पर, तो उतने ही एंगल थीटा पे छाता पकड़ के रखा हुआ होगा, है ना, छाता पकड़ के रखा होगा। तो अगर मैंने, है ना, आपको बोला कि इस आदमी को कितनी वेलोसिटी से चला दूं, ध्यान से समझना सवाल को, है ना, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे इस सवाल को, कि वेलोसिटी ऑफ मैन such that rain appears vertical to him, रेन अपियर्स वर्टिकल, मतलब कि ऐसा मैं खड़ा था, बारिश ऐसी आ रही थी, तो किसी एंगल पे छाता पकड़ा था, तो मैं कितनी वेलोसिटी से चलना शुरू कर दूं ताकि मेरे को छाता सीधा पकड़ना पड़ जाए, है ना, वेलोसिटी कितनी हो जाए कि छाता सीधा पकड़ना पड़ जाए मुझे। तो ये कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे इस चीज को। देखो यार, अभी जो वेलोसिटी आ रही है रेन की, उसके ऑब्वियस सी बात है 2 कंपोनेंट होंगे, है ना, 2 कंपोनेंट होंगे। तो देखो यार, यह फिर से कॉमन सेंस का सवाल है,
है ना, या वो वही वाला सवाल है जो मैंने आपको रिवर बोट वाला सबसे पहले दिन या कल की क्लास में बताया था कि अगर एक बच्चा, देखो अगर मैं तो सीधा बोलता हूं, अगर वो वाला सवाल जिसको समझ में आया ना, वो रिलेटिव मोशन इन 2D चुटकी में सॉल्व कर सकता है। अगर नाव उधर की तरफ जा रही थी और बच्चा इस तरफ जा रहा था, तो बच्चे को कब लग रहा था कि नाव उससे केवल दूर जा रही है, उसके करीब, मतलब उसकी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है। अगर नाव के इस डायरेक्शन की वेलोसिटी और बच्चे के इस डायरेक्शन की वेलोसिटी बराबर हो गई थी, तो उस डायरेक्शन में, है ना, मतलब कि अगर दोनों की एक ही डायरेक्शन, इधर की वेलोसिटी बराबर होगी, मतलब कि बच्चे को इस डायरेक्शन का मोशन दिखाई नहीं दे रहा था, केवल दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। वैसी कहानी यहां पर भी है कि ऐसा हो जाए कि मुझे, देखो अब अगर तुमने ऐसा सोचा कि बारिश इधर आ रही है तो फिर फंस जाओगे, है ना। अगर ऐसा सोचा, देखो ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं ना, इस क्वेश्चन को करने का बहुत लंबा मेथड होता है ना। मैं टाइम पास करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूं, ऐसा लिखूंगा दैट वी आर विल बी इक्वल्स टू वी आर के दो कंपोनेंट होंगे, विल बी इक्वल्स टू वी आर, यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा जे कैप माइनस जे कैप, फिर होगा प्लस वी आर साइन थीटा आई कैप, है ना। और ऐसा मैं टाइम पास करवाऊं, यहां पे माइनस आई कैप चाहो तो लिख लो क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरफ बारिश आ रही है। फिर मैं टाइम पास में लिखूंगा वीएम की कुछ ना कुछ वेलोसिटी मानूंगा, फिर बोलूंगा दैट विल बी वीएम, है ना, और ये वीएम हो जाएगा आई कैप में, और फिर बोलूंगा ये वीएम आई कैप हो जाएगा। फिर मैं और टाइम पास करवाते लिखूंगा कि इसके आई कंपोनेंट बराबर होने चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। तुम सीधे ये समझो कि हमने जितना पढ़ा सर फिजिक्स में, एक बात समझ में आ गई मेरे को तो, कि अगर मेरा दिमाग चला तो फिजिक्स बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है कि अगर इस डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन की, है ना। देखो अब रेन को ऐसा मत सोचो कि रेन ऐसी आ रही है, रेन को ऐसा समझो कि कुछ पानी सीधा ऐसा आ रहा है, कुछ पानी सीधे नीचे गिर रहा है। मतलब कि मुझे केवल इधर वाला पानी चाहिए, मुझे मेरी तरफ इधर जो मेरी पैरेलल डायरेक्शन में पानी आ रहा है वो नहीं चाहिए मुझे। तो अगर मुझे मेरी पैरेलल वाली डायरेक्शन का पानी नहीं चाहिए, मतलब कि अगर पानी, देखो यार पानी इस डायरेक्शन में ऐसा मेरी तरफ आ रहा है, तो अगर मैं भी इसी डायरेक्शन में ऐसा चल दूं, पानी कैसा आ रहा है, पानी ऐसा आ रहा है, पानी ऐसा आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है, तो पानी के दो कंपोनेंट, एक पानी सीधा गिर रहा है, एक बूंद ऐसी आ रही, हर एक बूंद को दो में तोड़ दो तो इस तरफ, तो मतलब असल में मुझे अब इधर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे अगर वर्टिकल छाता पकड़ना है तो इधर की तरफ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर पानी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट इधर आ गया, पानी का एक कंपोनेंट इधर आ गया, तो ये इस डायरेक्शन में, या ये चीज जो होगी, ये चीज मतलब ये वाला जो वीआर का, असल में वीआर का साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा, वैल्यू निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, वो वीएम के बराबर हो जाए तो बात बन जाए, है ना। मतलब कि इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जो पानी है और इस डायरेक्शन में मैं जो हूं, वो दोनों अगर सेम चले तो ये मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर तो मैं अगर दोनों साथ में चले गए, है ना, मैं उसी के साथ साथ चलता रहेगा, तो मतलब कुल मिला के वाली कहानी थी कि वीएम जो होगा वो वीआर माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाए। क्लियर? ये दोनों बराबर कर दिए मैंने। या आप चाहो तो बस इतना याद रख सकते हो शॉर्ट में, ट्रिक में, कि जिस जो पानी, रेन की वेलोसिटी है ना, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल शुड बी इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर ये दोनों बराबर हुए, है ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल शुड बी इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ मैन, अगर दोनों एक ही वेलोसिटी में हो गए, दोनों इधर ही जा रहे हैं, तो पानी तो इधर कभी लगेगा ही नहीं, इधर ही इधर लगेगा, बस होगी कहानी खत्म। तो ये एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस पर बनता है ना। और ऐसे रेनमैन में तो और हजारों सवाल बोल देंगे, ऐसे बोल रहे आदमी इधर जा रहा है किसी एंगल पे और रेन किसी एंगल पे आ रही, तो वैसे वो जी मेंस वेंस में आते हैं, हमको उससे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हमें तो नीट में ऐसे ही सिंपल आएंगे रेनमैन पे, ठीक है। और ऐसे भी एक अरसा बीत चुका, रेनमैन पे प्रॉब्लम नहीं आया है, ठीक है। चलो उसके अलावा ये एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न का सवाल होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर बोट, है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम। अरे पीछे वाला समझ में आ गया सभी को? बताओ भाई, पीछे वाला समझ में आ गया सभी को? हाँ भाई देखो, है ना, हम आगे बढ़ते हैं तो हम सब कर सकते हो अगर समझ में आ गया तो। देखो भाई, मान के चलो कि यहां पर, है ना, यहां पर एक नदी है। अब नदी वाला सवाल दो टाइप से हो सकते हैं, अगर एक होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वो तो 1D वाला क्वेश्चन हो गया, क्लियर है ना। अब यहां पर, है ना, हाँ आया था बेटा। अब अगर मान के चलो यहां पर एक आदमी है, नहीं आदमी को नहीं तैराते, नाव बना देते, यहां पे एक नाव है ना, जो उस पार जाना चाहती है,
है ना, नाव है जो लोगों को छोड़ने उस पार जाना चाहती है। ठीक है, इस चीज को हम ऐसा इमेजिन करके सॉल्व करेंगे। देखो बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, ऐसा मानो कि यहां पर रेगिस्तान है और यहां पर भी रेगिस्तान है, रेगिस्तान या तो फिर मान लो खाली जमीन है, कोई पॉइंट ही नहीं है उधर, है ना। मतलब अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। जैसे अरे अब ऐसा होता है ना कि जैसे मान के नदी बह रही है तो इधर अच्छा एक मंदिर इधर था, एक मंदिर इधर, मंदिर देख लिए, है ना, या ऐसा देख लिया अच्छा ये इसका घर इधर है, इसका घर इधर है, तो एक पॉइंट मिल जाता है समझने के लिए। अगर मैं ऐसा तैरना शुरू करा तो कहां निकलूंगा, है ना। लेकिन यहां पे मान के जो खाली जमीन है और इधर भी खाली जमीन है ना, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहां निकलोगे बाहर। ठीक है, अब वैक्यूम नहीं है, सांस भी खत्म कर दो, हवा खत्म कर दो, इंसान को सांस भी ना आए, वैक्यूम बना दो, बहुत सही। देखो बस एक पेड़ यहां पर है ना, एक पेड़ यहां पर है, जिस पेड़ के साथ या पेड़ से एक पॉइंट बना लिया तुमने कि यहां पेड़ से मैंने तैरना शुरू किया। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है ना, देखना ध्यान से। अब यहां पर एक वेलोसिटी तो ऑलरेडी है इस तरफ, जो है वेलोसिटी ऑफ रेन, वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर, पानी इधर बह रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इसे मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो गया वी आर आई कैप। ऑब्वियस सी बात है इस तरफ हो गई होगा सर। ठीक है, अच्छा अब मान के चलो कि तुम यहां पर है ना, अभी के लिए मान लो बस मेरी बात, फिर थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों माना। तुमने किसी एंगल थीटा पर, ध्यान रखना भाई बहुत ही तेजी वाली बात है ये, ध्यान रखना कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूं इसमें थीटा मैंने वर्टिकल के साथ लिया है ना। 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन भी जब देगा आपको तो बोलेगा कि रिवर फ्लो के साथ एंगल, तो जो अभी थीटा निकलेगा थोड़ी देर में उसमें 90 ऐड करके आंसर करना हमेशा। ठीक है, चलो अभी तो ये सॉल्व करते। मान के चलो कि मैं थीटा एंगल पे इधर तैरना शुरू करा, है ना, ये वेलोसिटी मैं क्यों तैरू, तुम थीटा एंगल पे तैरना शुरू करें, ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन, इस तरफ तैरना शुरू करें। तो अब क्या हो सकता है, देखो यार क्या होगा कि तुम इधर तैरोगे, इधर नाव चलाओगे, तुम इधर भी बढ़ोगे, पानी तुम्हें आगे भी ले जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो तुम्हारा रिजल्टेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखो या हो सकता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना, कि तुम यहां मतलब पूरी नदी पार कर लो तुम, तो हो सकता है कि तुमने जहां से शुरू करा वहीं पर ही पहुंचो तुम, या हो सकता है तुम यहां कहीं आगे निकल जाओ, हो सकता है तुम कहीं यहां निकल जाओ, कहीं भी पहुंच सकते हो, है ना, कहीं भी पहुंच सकते हो। क्यों, क्योंकि तुमने इधर किसी एंगल पे तैरना शुरू करा, तो घूम के कहीं भी पहुंच सकते हो तुम। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है। तो तुम्हारी वेलोसिटी को मैं यहां पे लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो जाएगा। देखो यार इसके दो कंपोनेंट तोड़ दिए मैंने, ठीक है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन वी आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो भाई इसको मैं चाहूं तो यहां पर ऐसे लिख भी सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं मैं इसे, मैं लिख दूंगा इसे वी एम साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस वी एम कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बिल्कुल शुद्ध भाषा में एकदम आसान शब्दों में पूरा प्रॉब्लम या पूरे इसके जितने भी 1000 सवाल बना सकते हो एक लाइन में बना ले जाओगे। शुद्ध भाषा में एक बात समझा रहा हूं, फिर से वो वाली बात है कि तुम भूल जाओ कि आदमी इधर जा रहा था। तुम ऐसा सोचो कि अगर तुमने किसी एंगल थीटा पे इधर तैरना शुरू किया, है ना, बहुत ध्यान समझना, अगर थीटा एंगल पे तुमने इस तैरना शुरू करा तो तुम्हें असल में तुम्हारा ये वाला जो कंपोनेंट है वीएम कॉस थीटा ये नदी पार कराएगा, है ना, ध्यान समझो, वीएम कॉस थीटा जो होगा, है ना, ये कंपोनेंट, क्योंकि देखो यार इस डायरेक्शन में केवल एक ही वेलोसिटी है और कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वीएम कॉस थीटा रिवर क्रॉस कराएगा, क्लियर है, यह रिवर क्रॉस कराएगा एकदम आसान शब्दों में। और असल में देखो इतना तो पक्का है सर कि मैं नदी तो पार कर जाऊंगा। क्यों नदी पार कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वीएम कॉस थीटा एक कंपोनेंट है। अगर ये कंपोनेंट जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। कंपोनेंट जीरो हो गया मतलब कि तुम इधर ही आ गए। अबे कंपोनेंट जीरो हो गया मतलब क्या हो गया, तुम इसके अलोंग ही चल रहे हो, तो नदी कैसे पार करोगे कभी भी। ठीक है, चलो नदी तो क्रॉस हो गई। अब उसके अलावा यहां पर ये जो वीएम साइन थीटा ये क्या करवा रहा है, देखो वीएम साइन थीटा ही असल में वो जड़ है जो तुम्हें बताएगा कि तुम यहां निकलोगे या यहां निकलोगे। ठीक है, देखो ये कैसे बताएगा, अगर मैं, है ना, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई भाई, ये वाई डायरेक्शन हो गई थी असल में ना, वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लिखूं, एक्स डायरेक्शन में
एक्स डायरेक्शन में, तो यहां पर नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, बिल्कुल आसान शब्दों में ना, तुम चाहो तो इसका रिलेटिव देख सकते हो, है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कहानी वही आएगी जो मैं बता रहा हूं। आसान शब्दों में सर एक्स डायरेक्शन में ऐसा होगा वी आर माइनस वीएम साइन थीटा, ये मेरा वेलोसिटी आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में। सर ये वेलोसिटी क्या करवा रहा है, ये वेलोसिटी आ गई एक्स डायरेक्शन की, ये वेलोसिटी क्या करा रहा है, ये वेलोसिटी असल में आपको यह बता रहा है कि आपको अगर यहां निकलना है, यहां निकलना है, यहां निकलना है, कहां निकलना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर मेरा वी आर ज्यादा हो गया वीएम कॉस थीटा के, है ना, देखो भाई अब मैं बिल्कुल आसान शब्दों में इसके कंडीशंस बनाना चाह रहा हूं। क्या लिखा था मैंने, वी आर माइनस वीएम साइन थीटा, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में, अगर मान ये, अरे ये तो समझ में आ गया मुझे, पूरी उम्मीद है। अगर मान के चलो यह वी आर, है ना, क्या होगा भाई सर, अगर वी आर ज्यादा हो गया वीएम कॉस थीटा से, सॉरी साइन थीटा, यार साइन थीटा ही है ना, कॉस थीटा बोल दिया मैंने, साइन थीटा ही है। तो वी आर अगर ज्यादा हो गया वीएम साइन थीटा से तो क्या होगा सर, ये आगे ज्यादा बढ़ेगा इस तरफ के, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो इस तरफ आ गई, मतलब मैं पार करूंगा और आगे कहीं निकल जाऊंगा। बोलो हाँ या ना, है ना। यहां कब निकलोगे, जब वी आर ज्यादा हो जाएगा वीएम साइन थीटा से, एकदम आसान सी बात। और अगर सर यहां पर अगर इधर वाली बात करूं मैं, इधर अगर मुझे इधर की तरफ, मतलब कि यहां पर इस पेड़ से इधर की तरफ मिलना है मुझे किसी से, तो क्या होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया, कैसा हो गया कि जो वीएम साइन थीटा है वो बड़ा हो गया, वीएम साइन थीटा बड़ा हो गया वी आर से, तो क्या होगा, इसका मतलब मेरे को इधर की तरफ जो वेलोसिटी ले जा रही है वो ज्यादा है, इधर की तरफ वाली कम है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये जो सामने वाला पॉइंट है इससे पीछे की तरफ निकलूंगा। और अगर मुझे एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे निकलना है, एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे, है ना, जिसे मैं बोलता हूं मिनिमम डिस्टेंस, है ना, क्या बोलता हूं, मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट, तो अगर उसके लिए बात करी जाए, है ना, ये क्या बोल रहा हूं भाई, मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट के लिए बात करी जाए, मतलब उसके लिए वी आर बराबर हो गया वीएम साइन थीटा के। तो अगर इस एंगल पे आपने तैरना शुरू किया, जो कि मैं लिख सकता हूं थीटा बराबर होगा वी आर बटा वीएम, अगर इस एंगल पे तैरना शुरू करा तो आप किसके साथ है भैया, एंगल वर्टिकल के साथ है, तो आप एग्जैक्ट जहां से चालू किया उसके सामने निकल जाओगे, एकदम आसान शब्दों में कहानी, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब एक और बात मजेदार, कि अगर तुम्हें जहां से तैरना शुरू कर रहे हो उसके सामने वाले पॉइंट पर निकलना है, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो वीएम है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए वीआर से। तुम्हारी वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी तुम सामने वाले पॉइंट पर निकल पाओगे, वरना कौन से सामने वाला पॉइंट, यहां से यहां पर निकल पाओगे, वरना तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। ठीक है सर, आपको कैसे पता, अरे मुझे पता है साइन थीटा जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर साइन थीटा 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि जो वी आर बाय वी एम है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि जो वी आर है ना, उल्टा हो गया कुछ अपना, वी आर बाय वी एम, हाँ तो अरे शिट, ये जो साइन थीटा होना चाहिए 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो जो वी एम होना चाहिए, है ना, जो वी आर होगा वो हमेशा छोटा होगा वी आर से। क्लियर, वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, पानी जिस वेग से गति कर रहा है वह वेग है वी आर। देखो भाई, तो इतनी वेलोसिटी से अगर आप चले, है ना, तो बात बन जाएगी, और इतने एंगल पे, पहले तो एंगल वाली बात है, कितने एंगल पे चले तो बात बन जाएगी, आप एग्जैक्टली सामने पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल मिनिमम डिस्टेंस, साफ यही सवाल आएगा, मिनिमम डिस्टेंस यही आएगा, मतलब यही आएगा नीट में। ठीक है, उसके अलावा दूसरा सवाल जो नीट में पूछता है वो बोलता है कि टाइम मिनिमम करना है, टाइम मिनिमम, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, है ना। देखो भाई, अब टाइम की बात करते हैं एकदम आसान शब्दों में, टाइम, तो सर यह बता दो कितनी चौड़ी है। अगर मान के चलो मैंने कहा कि रिवर डी चौड़ी है, कुछ डी लेंथ हो गई रिवर की, तो यहां पर अगर रिवर डी चौड़ी है तो असल में रिवर को मतलब कि तुम्हें नदी पार कौन करवा रहा है, वीएम साइन थीटा तो बेकार है, वीएम साइन थीटा तो नदी पार ही नहीं करवा रहा तुम्हें, असल में नदी कौन पार करवा रहा है तुम्हें, वीएम कॉस थीटा, नदी कौन क्रॉस करवा रहा है तुम्हें, वीएम कॉस थीटा। अच्छा, तो अब भाई ये तो एकदम सड़ी सी बात हो गई,
तुम्हारे पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस से टाइम निकालना है, 1D वाली मोशन की बात होगी। इसलिए मैं बोल रहा था 2D को 2D से सोचोगे तो नहीं बनेगा, 2D को 1D से सोचोगे सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है, यहां से क्या बोल रहा हूं मैं, Vm cos थीटा है और ये D है, तो टाइम क्या लिख सकता हूं सर, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो हो जाएगा Vm cos थीटा। ठीक है, तो इतनी देर में आप नदी पार कर जाओगे, इतनी देर में आप नदी को पार कर जाओगे। ठीक है, अच्छा सर बहुत बढ़िया बात। और क्या पूछेगा हमसे, है ना, तुमसे एक और बात पूछेगा वो कि टाइम मिनिमम कब हो सकता है, टी मिनिमम टू क्रॉस रिवर, है ना, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर कैसे निकालोगे, कितने मिनिमम टाइम में वो रिवर क्रॉस करेगा। तो सर मिनिमम टाइम मतलब क्या हो जाएगा, खुद ही सोचो भाई, मिनिमम टाइम, सर टाइम को मिनिमम करना, मैं डी कभी नहीं बदल सकता हूं। अरे मैं डी थोड़ी ना बदल सकता हूं, अगर मुझे टाइम को मिनिमम करना तो दूरी बदल दोगे क्या, नदी छोटी बड़ी कर लोगे क्या, नहीं। अच्छा वेलोसिटी ऑफ मैन, नहीं, मैं जितनी मतलब तुम जितनी वेलोसिटी से तैर सकते हो तैर सकते हो, चक्कर बस एंगल का है। तो अगर मुझे टाइम को मिनिमम करना मतलब कि cos थीटा मैक्सिमम हो जाए, अरे ये वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये कम होगी ना यार, तो ये मैक्सिमम हो जाए, तो cos थीटा मैक्सिमम हो जाए मतलब cos थीटा 1 हो जाए, cos थीटा क्या हो जाए 1 हो जाए, तो cos थीटा 1 हो जाए मतलब थीटा जो हो जाए वो 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री हो जाए मतलब क्या हो जाए भाई, थीटा 0 डिग्री हो जाए मतलब कि मैं ये एंगल को 0 कर दूं, मतलब मैं सीधा तैर जाऊं, है ना, सीधा तैर जाऊं, सीधा तैर जाऊं। तो अगर सीधा तैर जाऊं तो उस कंडीशन में टाइम जो है वो मिनिमम हो जाएगा ना। मिनिमम टाइम के लिए एक बार मैं डायग्राम बनाकर बता देता हूं आपको भाई, मिनिमम टाइम के लिए डायग्राम बना देता हूं कि यहां पर अगर आप एकदम सीधे तैर गए विथ रिस्पेक्ट टू रिवर तो क्या होगा, टाइम मिनिमम लगेगा, है ना, टाइम मिनिमम लगेगा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है टाइम मिनिमम हो तो तुम सामने ही निकलो, अब तो कॉमन सेंस की बात है भाई कि सर अगर टाइम मिनिमम करने के चक्कर में गए तो हम यहां पर पहुंचेंगे, असल में हम यहां निकलेंगे। अरे आई बात समझ में, टाइम मिनिमम करने गए तो तुम यहां निकल जाओगे, है ना, और अगर तुम्हें यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको ऐसा बोलते हैं ड्रिफ्ट, है ना, इसको ड्रिफ्ट भी बोल सकते हो, ड्रिफ्ट 0 कर दी, ड्रिफ्ट 0, ड्रिफ्ट मतलब कि यहां से, ड्रिफ्ट मतलब कि यहां से आप कितना आगे पीछे जा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, ड्रिफ्ट 0 हो गया, तो ड्रिफ्ट 0 के लिए कंडीशन हो गई, टाइम मिनिमम के लिए हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो दूसरी कंडीशन थी, मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट 0 नहीं है, तो यार अब ये मतलब ये तो खतरनाक लेवल का, है ना, एडवांस लेवल का सवाल हो गया नीट के लिए कि ड्रिफ्ट बताओ जब टाइम मिनिमम हो, ड्रिफ्ट बताओ जब टाइम मिनिमम हो। अब ड्रिफ्ट तो होगी, है ना, तो अब ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, देखो यार अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर, है ना, जब जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में, अब देखो भाई बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से शांति से सोचना इस चीज को, मुझे टाइम मिल गया है, टाइम मिल गया है इस डायरेक्शन से। मैंने क्या बताया भाई, 2D में पहले दिन आते ये बात बोल दी थी मैंने, है ना, अनमोल वचन जिससे 2D और फिजिक्स में मोक्ष प्राप्ति हो सकती है कि अगर आपको कभी भी चीजें सॉल्व करनी है तो एक्स और वाई में अलग अलग तोड़ दो, टाइम के रिलेशन से आप एक अलग अलग डायरेक्शन में जंप कर सकते हो। तो मुझे ये देखना था कि एक्स डायरेक्शन में कितनी ड्रिफ्ट होगी। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं भाई, वाई डायरेक्शन से मैंने अभी निकाला कि सर डी बाय वी मिनिमम, है ना, टाइम लग रहा है, यह टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो अब एक्स डायरेक्शन में कितना चला, एक्स डायरेक्शन में कितना चला तो निकालना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अगर मैं ड्रिफ्ट चाहूं तो देखो यार, एक्स डायरेक्शन में बड़ा कौन रहा है, एक्स डायरेक्शन में चला कौन रहा है, मुझे वीएम चला रहा है, क्योंकि अब वीएम, अरे सॉरी वीआर चला रहा है, वीएम तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है, वीआर ही चला रहा है, वीएम तो है ही नहीं ना, वीएम तो सीधा है, अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर सीधे सीधे जाओ रहे हो तुम। तो यहां पर इस डायरेक्शन में अगर तुम्हें ड्रिफ्ट चाहिए तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, और यह हो जाएगा वीआर इनटू डी बाय वीएम। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप आसानी से ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो जो नॉर्मल कंडीशन है ना, देखो एक रैंडम कंडीशन के लिए भी सॉल्व कर सकते हो कि सर मुझे नहीं पता मैं किसी एंगल थीटा पे जा रहा था, है ना, किसी एंगल थीटा पे जा रहा था, तो उसके लिए ड्रिफ्ट बता दो, तो वो भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे देखो अब ये ही दो केस आएंगे, यही आएगा नीट में, ये एक आएगा और एक यही आएगा, है ना। लेकिन वर्स्ट कंडीशन की बात कर दे कि अगर आपको बोला उसने ना तो ड्रिफ्ट 0 की बात करी,
ना टाइम मिनिमम की बात करी, जनरल कंडीशन में बोल दिया कि यहां से एट एन एंगल थीटा तैरना शुरू करा, यहां पे वेलोसिटी ऑफ रिवर पता है तुम्हें और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे दी और बोल दिया यह दूरी डी है, तो ड्रिफ्ट बता दो कितनी है, ड्रिफ्ट बता दो कितनी है ना। कहां निकलेगा नहीं पता है ना, तो मान के चलो ये घूम कर कहीं यहां पहुंच गया, मैंने मान लिया ऐसा, तो ड्रिफ्ट कितनी होगी ये बता दो। वर्स्ट कंडीशन में जब उसमें सब कुछ ही ना पता हो, मतलब कोई कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है, टाइम मिनिमम भी नहीं है और जो ड्रिफ्ट है वो जीरो भी नहीं है, तो ड्रिफ्ट निकाल सकते हो क्या, है ना। अब बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। फिर से वीएम के दो कंपोनेंट जैसा भी मैंने करे थे, वीएम कॉस थीटा और वीएम साइन थीटा, है ना। तो यहां पर ड्रिफ्ट कौन करवा रहा है, ड्रिफ्ट कौन करवा रहा है सर, ये वाला कंपोनेंट। नदी पार कौन करवा रहा है, इधर वाला कंपोनेंट। तो पहले इधर से टाइम निकालेंगे हम, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा यहां से डी बाय वी आर कॉस थीटा, और ड्रिफ्ट जो होगा वह क्या होगा, ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस, तो ये होगा एक्स डायरेक्शन की रिजल्टेंट वेलोसिटी जो अभी मैंने लिखी वी आर माइनस वी एम साइन थीटा इनटू टाइम, है ना। तो यहां से हो जाएगा वी आर माइनस वी एम साइन थीटा इनटू डी बाय वी आर कॉस थीटा। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है ना। कसम है तुम्हें नीट और फिजिक्स की, अगर ये सोचा कि ये फॉर्मूला में रट लूं तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, एक लाइन का सॉल्यूशन है ना। अगर मुझे वेलोसिटी दी गई है तो मैं इसके कंपोनेंट लेकर सॉल्व कर लूंगा बस। तो ये किसी भी कंडीशन में ड्रिफ्ट आ गई, है ना। अब अगर आपको ऐसा दिया है कि यहां पर ऐसा दिया है कि टाइम मिनिमम हो, तो ये वाला, है ना। असल में देखा जाए तो इसमें यार अगर साइन थीटा जीरो रख दो ना, साइन थीटा जीरो या एंगल जीरो रख दो, तो मिनिमम टाइम वाली बात आ गई। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो पीछे फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है वो एक ही है, ठीक है। और उसके बाद में ये जीरो डिस्टेंस या जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन, इतना आना चाहिए बस। हाँ भाई आगे बढ़ते, एक सवाल कर लेते तो थोड़ा और समझ में आए सर, है ना, जीवन में और बढ़िया लगे। एक सवाल कर लेते हैं, सवाल, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन कहना चाहता है, अ बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकंड स्टिल वाटर, इट इज यूज्ड टू क्रॉस 200 मीटर वाइड रिवर, है ना। ये आपको दूरी दी गई है 200 मीटर, ठीक है। फिर बोला गया है फ्रॉम साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक, है ना, वही बात है कि यहां से यहां जाना है। करंट फ्लोस यूनिफॉर्म ईस्ट की तरफ, इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब रिवर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इधर दी हुई है और तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है भाई 5 मीटर पर सेकंड। इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टेयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट, है ना। परपेंडिकुलर टू द करंट में अगर आपको रिवर क्रॉस करनी है ना, तो किस डायरेक्शन में आप ले जाओगे इसे। तो सर रिवर को अगर, है ना, अगर हमें ऐसा चलाना है तो अगर इस डायरेक्शन में ले जाना है तो यहां तक पहुंचाना है मुझे, परपेंडिकुलर टू द रिवर पहुंचना है ना, परपेंडिकुलर टू द करंट पहुंचना है मुझे। तो किस डायरेक्शन में सर, ऑब्वियस सी बात है किसी एंगल पे तैरना शुरू करूंगा मैं, तो ये एंगल थीटा बताना है मुझे। इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टेयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट, है ना, मतलब कि यहां से यहां तक मुझे क्रॉस करवाना है। तो अभी आपने बताया, जैसे उसको लगा लेता हूं मैं, है ना। तो यहां पर वीएम की वैल्यू मुझे दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, तो यहां से साइन थीटा लिख लेता हूं सर, बिल्कुल बेटा लिख ले, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं साइन थीटा चाहूं तो यह क्या हो जाएगा बेटा 3/5, है ना, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई यहां से 37 डिग्री, ठीक है। और, है ना, और इसको आपको जो ऑप्शंस होंगे ना उसमें ऐसा होगा एंगल विथ द डायरेक्शन ऑफ रिवर, एंगल विथ द डायरेक्शन ऑफ रिवर, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू 53 + 90 विथ करंट, विथ डायरेक्शन ऑफ रिवर या डायरेक्शन ऑफ करंट लिख सकते हो। क्लियर है? अरे बात समझ में आ गई। इसी प्रकार के सवाल आएंगे, सबसे मुश्किल सवाल लेकर आया हूं मैं रिवर बोर्ड पे से, इससे मुश्किल सवाल तो आज तक नीट वाले पूछ भी नहीं पाए, एआईपीएमटी वगैरह सब कुछ मिलाकर। देखो बी पार्ट देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन द डायरेक्शन। अब वही टाइम है, यही सब कुछ हो गया है, टाइम निकाल के बताना है आपको, टाइम निकाल के बताना है। तो क्या होगा सर, वीएम का कॉस कंपोनेंट मुझे नदी पार करवा रहा था, है ना, इतने से मैं सॉल्व कर दूंगा यार मैं बी पार्ट। तो लो ये ए पार्ट सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए, बी पार्ट सॉल्व कर देता हूं।
है ना, क्या हो जाएगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट, ये एंगल मुझे मिल गया है प्रथमा बेटा, है ना, यहां पर 3/5 मतलब 37 डिग्री होता है, ये बताया था 3, 4, 5 का ट्राइंगल, है ना, कि यहां पर ये एंगल थीटा है, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल 37 डिग्री होता है, इधर वाला एंगल 53 डिग्री होता है। थीटा ऐड क्यों कर दिया? अरे मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुझे ऐसा पूछ लिया कि इन द विद द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर क्या हो जाता है, या रिवर फ्लो के डायरेक्शन में कितना एंगल है बन रहा है, तो उसको कैसे डिफाइन करेगा, तो हो जाएगा 37 + 90। अच्छा, अरे हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये तो ये 37 + 90, है ना, या इसे चाहो तो आप लिख सकते हो 127 डिग्री, मतलब कि इसके साथ ये पूरा एंगल कितना होगा, तो 127 डिग्री होगा। हाँ बेटा, यहां पर मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, हाँ ये बताया था ना, VR/VM लेना है, VR/VM लेना है ना, तो उसी के लिए ये मिनिमम ड्रिफ्ट ना, जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन में उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना भाई। ये जो ए पार्ट है ये जीरो ड्रिफ्ट है, जीरो ड्रिफ्ट, ये वही कहना चाह रहा है, ड्रिफ्ट जीरो है, ठीक है। चलो भाई, इसी प्रकार बी पार्ट कर लेते बेटा। बी पार्ट क्या होगा? बी पार्ट, सर बी पार्ट में टाइम निकालना है क्या? हाँ बेटा टाइम निकालना, तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम होगा डिस्टेंस, रिवर कितनी है? 200 मीटर वाइड है। अच्छा, तुम्हें असल में नदी पार कौन करवा रहा है? तुम्हें नदी पार करवा रहा है 5 cos 37। अरे बात चमकी सबको, नदी कौन पार करवा रहा है? 5 cos 37, है ना, नदी कौन पार करवा रहा है? 5 cos 37 नदी पार करवा रहा है, क्लियर है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 200/5 cos 37, cos 37 कितना होता है यार? 4/5 होता है सर, तो 5 ने 5 को मार दिया, यहां से हो जाएगा 20 50 सेकेंड्स लगेंगे नदी पार करने में। देखो भाई यही आएगा, है ना, जो मैंने बताया बस वैसे ही करना है। ये सबसे डिफिकल्ट सवाल है जिसमें सारे पार्ट कवर हो रहे हैं। इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम टाइम, है ना, मिनिमम टाइम के लिए बताना भैया, मिनिमम टाइम के लिए ऑब्वियस सी बात है ना, उसी को हम आगे बना रहे हैं, है ना। आप इसका जवाब क्या लिखोगे? मिनिमम टाइम के लिए इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, या एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। उसका जो पहला पार्ट होगा, पहला पार्ट है ना, इस सी पार्ट में जो पहला क्वेश्चन मार्क है वहां तक का जवाब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में 90 डिग्री पर जाना है आपको, तो आपका टाइम मिनिमम लगेगा, ठीक है बच्चा। फिर क्या बोला है? हाउ फार विल इट ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट निकालना है इसमें। तो ड्रिफ्ट के लिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, या अभी अभी हमने बातें करी थी, है ना। तो ड्रिफ्ट क्या होगा बेटा? असल में आपके ड्रिफ्ट इसी डायरेक्शन से निकलेगा, तो इस डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। क्या होता है भाई? टाइम इधर से निकलेगा, तो टाइम हो जाएगा D/VM, है ना, कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया ये वाला, VR इंटू D/VM, तो उसी को उठाकर मैंने यहां पर लगा लिया, VR = D/VM। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है भाई? वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर बताओ भाई कितनी थी? 3 थी सर, तो 3 × 3 × 200/5, तो इसे चाहो तो 40 लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा भाई यहां पर? 120 मीटर। मतलब आप यहां से घूमते यहां कहीं निकलोगे, जो यहां से 120 मीटर है, ड्रिफ्ट आपकी हो जाएगी 120 मीटर की, ठीक है भाई। देखो भाई एक और क्वेश्चन होता है ना, एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 2 डायमेंशन में, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन कभी नीट में आया नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको एक पैटर्न है, इससे पे ऊपर और भी सवाल क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो सब कुछ मैं बता रहा हूं बेटा। थीटा + 90 इसलिए करा नंदनी बेटा, है ना, आप क्लास में पीछे रह गए, आपकी क्लास रुक गई थी ना। रिवर फ्लो के 7 एंगल है, वो थीटा है, वो उसमें +90 कर दिया। अच्छा भाई, ये एक अजीब सा सवाल होता है, इसमें बोलेंगे कि मान के चलो यहाँ पे एक स्क्वायर है, या आपको ऐसा बोलेंगे कि एक ट्राइंगल है ना, और कुछ ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे 3 व्यक्ति खड़े हुए, है ना, ये 3 व्यक्ति खड़े हुए इस ट्राइंगल में, है ना, और इन तीनों के बीच में, है ना, या यहाँ पे 4 खड़े हुए, PQR खड़े हुए,
ठीक है, तो इनके बीच में बी पार्ट रिपीट कर दीजिए बेटा। बी पार्ट आसान था, क्या था बी पार्ट भाई, देख लो। बी पार्ट में आपको टाइम निकालना था, तो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है बेटा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन यहां का ये वाला कंपोनेंट किया बेटा वीएम cos 37। क्लियर, उससे टाइम निकाला मैंने, वीएम cos 37 से टाइम निकाला मैंने। हाँ भाई चलो, मैं ये बोल रहा था कि ऐसा एक बढ़िया सा सवाल होता है ना, बस इसका हम एक बार छोटा सा फॉर्मूला देखना चाहेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, है ना। क्या होता है बेटा, एक ऐसा सवाल होता है कि तीन व्यक्ति खड़े ट्राइंगल के कॉर्नर पे, या स्क्वायर बोल देंगे, पेंटागन बोल देंगे, हेक्सागन बोल देंगे, ठीक है, कोई भी एक एन साइडेड पॉलीगॉन बोल देंगे। फिर आपको बोलेंगे असल में कि यार कुछ ऐसी कहानी है कि यह तीनों के बीच में ऐसा अटूट प्रेम है ना, या ऐसा अटूट संबंध है कि यह तीनों या 4 या 5 या 6 जितने भी कॉर्नर पर खड़े हैं। क्लियर है, तो यह सारे कुछ ऐसे चल रहे हैं कि एक दूसरे को देखते हुए चल रहे, मतलब क्या हुआ, देखो ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ए था, है ना, ये ए था, ये बी था और ये सी था। देखो यार, अगर ये ए था, ये ए बी सी थे, है ना, तो क्या होगा, अगर जो ए है वो ए बी की तरफ एक कदम चला, बी सी की तरफ एक कदम चला और सी ए की तरफ एक कदम चला, मतलब अब तीनों यहां पर है। क्लियर है, अब जो ए है वो बी को देखेगा, तो देखो यार, अब बी उसको यहां दिखाई देगा तो वो ऐसा घुमा थोड़ा सा, ठीक है, बी सी को देखेगा तो उसको यहां दिखाई देगा तो वो थोड़ा सा ऐसा घुमा, फिर सी ए को देखेगा तो वो इधर की तरफ ऐसा घूमेगा, फिर उसके बाद में यहां पहुंचे, फिर एक दूसरे को देखते हुए चलते जा रहे। तो असल में क्या होगा, ये तीनों घूमेंगे और इस प्रकार से घूमते हुए सेंटर ऑफ फिगर पर जाकर मिलेंगे, है ना, सेंटर ऑफ फिगर पर जाकर मिलेंगे। तो हमें पूछा जाता है एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर, है ना, एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर, है ना। तो कैसे करते हैं इस चीज को, है ना, कैसे करते हैं इस चीज को, देखो बेटा एकदम आसान सी बात है ना। आपको एक इसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो भाई, है ना, मान के चलो कि यहां पर जो साइड थी, अभी ये ट्राइंगल बना है, हेक्सागन पेंटागन कुछ भी बन सकता है ना, जैसे मान के चलो आपको बोले हेक्सागन बना दिया, है ना, हेक्सागन बना दिया, तो यहां पर अब क्या होगा भाई, ये एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, ठीक है, तो ये हेक्सागन बना दिया, तो मान के चलो यहां पे इनके बीच में एंगल, यहां पे थीटा था, ये वाला एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ये वाला एंगल थीटा था, अगर ये वेलोसिटी v थी, वाली वेलोसिटी भी v थी, तो देखो यार, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से सोचूं, तो अगर यह इसकी पास वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूं, एक v cos थीटा तोड़ सकता हूं और एक तोड़ सकता हूं v sin थीटा, है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से सोचूं, तो क्या v sin थीटा मेरे काम का है? नहीं सर, v sin थीटा कोई काम का नहीं है। v sin थीटा क्यों काम का नहीं है? क्योंकि यहां पर असल में v sin थीटा तो इसे ऊपर ले जाएगा। अगर मैं बोलूं, अगर इन दोनों के बीच में दूरी d थी, तो इन दोनों को मिला कौन रहा है, इन दोनों को मिला कौन रहा है? ऑब्वियस सी बात है, v वेलोसिटी ज्यादा होगी v cos थीटा से, तो इन दोनों को मिला कौन रहा है? सर इन दोनों को इधर वाला कंपोनेंट मिला रहा है, क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग मिल लाइन है ना। मैंने 2D में तोड़ दिया, ऊपर वाले से मुझे मतलब नहीं है, ये कहां जा रहा है मुझे मतलब नहीं, मुझे नहीं समझना उस चीज को, मुझे बस यही समझना है, इतनी सी बात कि ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, छोड़ दो उसे, क्यों? क्योंकि ऊपर तो सर वो ऊपर कहीं भी जा सकता है, तो ऊपर जाने से वो इससे नहीं मिल पाएगा। अगर इसे इससे मिलना है तो इन दोनों को इसी लाइन के अलॉन्ग मिलना है कहीं ना कहीं, ठीक है। रियलिटी में कुछ और हो रहा है, लेकिन हमें तो 2D के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कितने टाइम बाद मिलेंगे, एक लाइन में निकाल दिया मैंने, d डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, v रिलेटिव। क्लियर है? अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखना मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा t बराबर d बाय v माइनस v cos थीटा। ये आंसर आ गया। लो, इतने टाइम बाद मिलते हैं ये। अब अगर यहां पर स्क्वायर होगा तो थीटा कितना है भाई, यहां पर ये थीटा 90 डिग्री है। ट्राइंगल होगा तो ये वाला थीटा कितना है, थीटा कितना हो गया यहां पर 120 डिग्री हो गया, है ना। सारे इक्विलेटरल फिगर्स ही आएंगे, या जो फिगर्स आएंगे वो रेगुलर फिगर्स ही आएंगे ना, सारे साइड्स बराबर है, ठीक है। तो आप चाहो तो अब इसको एक लाइन में सॉल्व कर लो। यहां हो जाएगा t बराबर d बाय v माइनस v cos थीटा, cos 90 कर दो यहां पर,
है ना, cos 90। तो cos 90 कितना होता है बेटा, cos 90 तो सर 0 हो गया, cos 90 तो क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब d बाई वी इज द आंसर, है ना। u बोला था u कर लो, v बोला था u v कर लो। तो इतनी देर बाद ये दोनों सेंटर पर मिलेंगे। ट्राइंगल के लिए करते हैं, तो ट्राइंगल के लिए भी सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी। d बाय v माइनस v cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 की वैल्यू, सर cos 120 की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है क्या, नहीं। cos 120 की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी एक स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं। cos 120 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का, देखो ये हो जाएगा sin 30 के बराबर, है ना, ये होगा sin 30 के बराबर, तो sin 30 होगा 1/2, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा t बाय 2d बाय 3v। बस आ गया आंसर। हाँ आगे बढ़ते हैं हम, है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन है यार, होमवर्क में ट्राई कर लेना, एआरपीएमटी का आसान सा सवाल है, रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, मुझे पता है सब कर लोगे, ठीक है, नहीं बनता तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, है ना। अच्छा अभी बचे हुए समय में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूं सर्कुलर मोशन को लेकर ना। देखो यार वैसे तो सर्कुलर मोशन यहां पर मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा मन कम था, लेकिन फिर भी अब बता देता हूं, क्योंकि एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है, सर्कुलर मोशन ना 3 भाग में टूटा हुआ है। सर्कुलर मोशन कुछ पढ़ते हो काइनेमेटिक्स में, कुछ पढ़ते हो डायनामिक्स में, और कुछ पढ़ा जाता है वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। तो अभी 3 हिस्से, अब हर थोड़े थोड़े दिन में सर्कुलर मोशन करना होता है, क्लियर है। लेकिन अभी हम थोड़ी सी बेसिक सी बातें समझ लेते हैं सर्कुलर मोशन को लेकर क्या क्या होती है। सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है सर, कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, हाँ, तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। हाँ बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया, मतलब कि इस चैप्टर में एक और बात होती है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कल से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम। देखो यार मान के चलो कि यहां पर ये इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है r है, इस r रेडियस पर ये एक ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, चल रहा है, तो चल रहा है तो क्या हो सकता है ना, यहां पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो जिस इंस्टेंस पे मैंने देखा तो इसके पास स्पीड v थी, है ना, तो ये इस डायरेक्शन में ये क्या बनाया भाई, मैंने एक वेलोसिटी वेक्टर बनाया। मैं वेलोसिटी कैसे देखता हूं, मैं वेलोसिटी टेंजेंट बनाकर, है ना, इस पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट बना दूं मैं, तो ये मुझे टेंजेंट पता, ये टेंजेंट से मुझे वेलोसिटी पता चलती है। किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। चलो भाई, तो सर अगर यह गोल गोल घूम रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, तो और क्या पता होना चाहिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए, जैसे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान सी बातें हैं, जो हमने लीनियर के लिए पढ़ा था उसके ही टर्म्स एंगुलर के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे मान के चलो कि अगर यह एक ऑब्जेक्ट कुछ एंगल थीटा घुमा, मतलब यहां से यहां तक गया, तो यह कुछ ना कुछ लेंथ पे चला, आर्क पर चला, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर मैं देखूं, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर अगर मैं देखूं कि कितना घुमा, कितने एंगल घुमा, तो उस चीज को मैं बोलता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और इसकी जो यूनिट लिखेंगे ना, इसकी जो यूनिट लिखेंगे बेटा, वो क्या लिखेंगे, रेडियंस। क्या लिखेंगे, रेडियन, है ना, इसे हम लिख सकते हैं RAD, रेडियंट, ठीक है। रेडियन वगैरह के बारे में मैंने आपको कहानी काफी बताई है पहले, है ना। तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं एक दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे एक होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है या कोई भी पीरियोडिक मोशन कर रहा है ना, एक नया वर्ड लेकर आया हूं मैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि अगर एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वो अपने मोशन को रिपीट कर ले, तो हो जाता है पीरियोडिक मोशन। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, या एक सेकंड में कितनी बार वो पूरे चक्कर घूम गया, उसे क्या बोलता हूं मैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। क्या बोलूंगा मैं इसे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को यूजुअली हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। क्या होती है बेटा, हर्ट्ज होती है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। एकदम छोटी छोटी सी बातें कर रहा हूं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है कि अगर ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था, तो कितनी देर में एक चक्कर काट लेगा, कितनी देर में एक चक्कर काट लेगा, तो उसे क्या बोलता हूं मैं, टाइम पीरियड।
और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से, है ना। ऑब्वियस सी बात है, टाइम पीरियड टाइम है तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड्स होगी। यहां पर एक रिलेशन लिख सकते हैं हम कि जो टाइम पीरियड होता है बेटा, टाइम पीरियड को लिख सकते हैं हम 1/f, या फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1/t, है ना। यह इनवर्स होता है ना। इसी प्रकार यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बेटा, कि अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट घूमना शुरू हुआ, है ना। देखो यार, ये बात का तुम्हें फील आना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट, है ना, मान के चलो कि यहां पे एक मैंने बड़ा सा सर्कल बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट, है ना, मैंने काफी सारे ऑब्जेक्ट लिए इसमें, एक नहीं बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिए। जैसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो इधर से चला, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर कुछ चला, एक ऑब्जेक्ट यहां पर कुछ चला, यहां एक ऑब्जेक्ट यहां पर कुछ चला। तो तीनों ऑब्जेक्ट जो चले, उन तीनों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, वो सेम होगा, लेकिन तीनों दूरी अलग अलग चले, ना। ये दूरी कम चला, ये दूरी ज्यादा चला, ये दूरी और ज्यादा चला, ठीक है। अच्छा, वैसे ही एक और बात हमें पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी असल में हमारी लीनियर वेलोसिटी ही जैसा होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ओमेगा से, ठीक है। तो यहां पर ये जो ओमेगा होता है दैट इज गिवन बाय, ऑब्वियस सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा लीनियर वेलोसिटी जैसे होता था, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वैसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्लियर है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ये भी क्या होता है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये जो वेक्टर होता है ये एक एक्सियल वेक्टर होता है ना। कौन सा वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर ना। सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। ये होता है एक्सियल वेक्टर, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वो होता है रेडियन पर सेकेंड। अब सर ये एक्सियल वेक्टर मतलब क्या होता है, देखो, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम चीजों को एक्सियल वेक्टर के टर्म्स में, या जो ओमेगा है वगैरह थीटा, इन सबको एक्सियल वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं ना। तो सर यहां पर जो थीटा था, क्या ये भी वेक्टर था, है ना। देखो, एक्सियल वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ बेटा, ध्यान रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं, है ना, वह वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। और अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होंगे तो वह स्केलर होंगे, है ना। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर होंगे। जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट काफी बड़ा एंगल घुमा है, तो ये स्केलर है, यहां पर क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि यहां पर ही यह बहुत ही कम एंगल घुमा होता है, यहां से यहां तक गया, है ना, बहुत ही छोटा सा एंगल डी थीटा घुमा, तो जो डी थीटा हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। और इसको हम एक्सियल वेक्टर टर्म करते हैं। तो एक्सियल वेक्टर मतलब क्या होता है सर, देखो, एक्सियल वेक्टर मतलब इसका जो डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस होता है ना। ये अगर हमारे पास वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन से देख रहे थे लीनियर वेलोसिटी को, तो वैसे ही, है ना, वैसे ही क्या होगा कि अगर एक बहुत छोटा एंगल है ना, बहुत छोटा एंगल है, तो उसको हम वेक्टर में कैसे देख सकते हैं। तो देखो यार, यहां पर हम उसका एक्सियल वेक्टर कैसे देख सकते हैं। अगर मान के चलो यहां पर डी थीटा, है ना, मैं डी थीटा घुमा, तो अगर ये डी थीटा में यहां पर घुमा, तो उस कंडीशन में जो मेरा थंब होगा, थंब, है ना, देखो क्या करना है, जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है, आसान से, है ना, जो हमारे फिंगर से उसको इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कर्ल करना है। तो जो हमारा थंब होगा वो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। जैसे ये डी थीटा, तो डी थीटा का इस तरफ घुमाइए, मान लो इस तरफ घुमाइए, तो इस तरफ घुमा तो मेरा जो थंब है वो बाहर आया, मतलब कि ये जो डी थीटा है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर मतलब ये आउटवर्ड्स लिख सकता हूं मैं इसे, आउटवर्ड्स। और आउटवर्ड्स को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। ऐसे ही मान के चलो अगर यह इस तरफ घुमा, तो बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा इधर घुमा, है ना, मान लो छोटा एंगल है, तो ये ऐसा घुमा, तो इसकी डायरेक्शन क्या आई, इनवर्ड्स आई। तो ये जो इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स जो होगा बेटा, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, क्रॉस से। क्लियर है। तो ये वेक्टर क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर, बाहर आता हुआ अंदर जाता हुआ, है ना। आपको ये बात से भी समझ सकते हो, ऐसी छोटी सी बात से ध्यान रख सकते हो आप
कि अगर एक वेक्टर को आपको प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट करना है, प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में अंदर जाता हुआ प्रेजेंट करोगे तो क्रॉस से, प्लेन से बाहर आता हुआ डॉट से, है ना। जैसे इसको कैसे समझे सर? और ट्रेन देखिए, ट्रेन सभी ने, ट्रेन जब चली जाती है तो पीछे क्रॉस आ जाता है ना। तो ये मान के वेक्टर अंदर चला गया, ट्रेन अंदर चलेगी तो यहां पे क्रॉस आ गया। अगर बाहर आ रही है तो क्या आएगा? डॉट आएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन याद रख सकते हो, है ना। अच्छा सर, और काम की बात बताओ। देखो यहां पर ये ओमेगा हो गया। अगर मैं इसमें, देखो फिर से वही वाली कहानी है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, है ना, इंस्टेंटेनियस की बात करूं, इंस्टेंटेनियस की बात करूं मतलब कि क्या हो जाए कि अगर मैं बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, है ना, तो वहां पर जो ओमेगा होगा मेरा, उसे मैं लिख सकता हूं डी ओमेगा बाई डी, सॉरी डी थीटा बाई डी टी, है ना। अब देखो ध्यान से, मैंने वेक्टर वेक्टर लगा दिया, है ना। वेक्टर वेक्टर क्यों लगा दिया? क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यह अब मैं डी थीटा मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो उसे एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया है मैंने। क्लियर है कहानी, है ना। इसमें ऐसा भाई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती सर कब वेक्टर लेना कब एक्सियल लेना। ये तो मतलब आप अगर पढ़ोगे भी तो 90% लोग बताते भी नहीं है कि कहां पे क्या हो रहा है ना। बस मैंने तो थोड़ा भावनाओं में बहकर बता दिया तुम्हें। बस इतना ध्यान रखना कि छोटा होता है तो डी थीटा मतलब से हम एक्सियल वेक्टर मानते हैं, है ना। बाकी तो सब आसान आसान से क्वेश्चन ही होंगे जो आप आसानी से फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हो। देखो बेटा, तो ये मुझे ओमेगा की कहानी पता चली। इसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर होता है, इसकी यूनिट ये होती है ना। तो अगर सर मान के चलो यहां पर एक ऑब्जेक्ट चल रहा था ना, यहां पर ये मान के जो तीन ऑब्जेक्ट थे ये चल रहे थे, तो अगर ये तीनों चल रहे तो यहां पर थीटा घूमे, तो थीटा घूमे मतलब इनके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। देखो बेटा यहां ऐसा, इसको ऐसा भी समझ सकते हो आप कि मान के चलो आपके घर में पंखा है, पंखा घूम रहा है, तो पंखा ये एक तरीके से पंखे जैसा मान सकते हैं, डिस्क है ना, या पंखे की ब्लेड है। तो एक पंखे की ब्लेड जब ऐसा घूमी, है ना, मैं किसी इंस्टेंट पे माना ये इतना घूमी, तो जब पंखे की ब्लेड इतना घूमी तो उस चक्कर में यहां पे एंगल थीटा हुआ कुछ ना कुछ। तो क्या पंखे की ब्लेड पे हर एक पॉइंट है उसने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया? बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या? जैसे मान के चलो ये 1 2 3 तीन पॉइंट थे, तो क्या तीनों पॉइंट ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है, तीसरे ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे ने उससे कम किया, पहले ने सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो तीनों ने अगर डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल किया तो तीनों, अच्छा सर एक मिनट, तीनों ने डिस्टेंस बराबर ट्रेवल किया, हाँ। अच्छा ये बात बताओ, क्या तीनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है? हाँ, तीनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो तीनों का डिस्टेंस कैसे लिख सकता हूं मैं यार? ये लेंथ ऑफ आर्क लिखनी है मेरे को असल में, तो ये हो जाएगा L बराबर आर थीटा, है ना। तो आर थीटा से स्मॉल आर लिख देता हूं। तीनों का जितना रेडियस होगा, जितने रेडियस पे घूम रहे हैं, जिसका रेडियस जितना ज्यादा होगा, इसका R1 है, R2 है, R3, जिसका रेडियस जितना ज्यादा होगा उसे उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहूं तो यहां पे से L बराबर आर थीटा को, है ना, L बराबर आर थीटा को यहां पे लिख रहा हूं। मैं चाहूं तो इसे डिफरेंशिएट टाइप कर सकता हूं, आर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, और डीएल, एल क्या है बेटा? एल क्या था? लेंथ ऑफ आर्क। तो डीएल मतलब कितनी दूरी चला, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गया कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी कि जैसे मान के चलो ये यहां पर था तो किसी ना किसी स्पीड से चल रहा होगा, ये भी किसी ना किसी स्पीड से चल रहा होगा, ये भी किसी ना किसी स्पीड से चल रहा होगा, जिसका रेडियस जितना ज्यादा है। देखो तीनों ने सेम एंगल कवर किया गिवन टाइम में, मतलब तीनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? सेम, है ना। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम। ओमेगा इज सेम, है ना, ओमेगा इज सेम, तीनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। लेकिन तीनों की अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं बच्चा, तो यहां पर जो जितना ज्यादा दूर होगा वो उतनी ज्यादा स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो यही वजह है कि जब भी तुम पंखा घूमता हुआ देखते हो तो अगर तुम पंखे को एकदम उसके सेंटर के करीब देखो तो वो तुम्हें, जैसे पंखा जब शुरू मतलब चालू ही हो रहा है ना, तो जब पंखा घूमना चालू होता है तब देखना, तो जो सेंटर के करीब के पॉइंट होंगे बहुत धीरे धीरे चलते हुए दिखते हैं, लेकिन जो एज पे होंगे, जो ब्लेड्स होती है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रही है। क्यों? क्योंकि सबको साथ में चलना है। अगर सबको साथ में चलना है तो इधर वालों को धीरे चलना पड़ेगा, इधर वाले को तेज चलना पड़ेगा, है ना। या ऐसा देखा भी होगा ना कि जब रेस वगैरह होती है तो रेस में एथलीट्स को, सबको, सारे एथलीट्स को, है ना, ट्रैक दे देते कि तू यहां दौड़ेगा, तू यहां दौड़ेगा, तू यहां दौड़ेगा, तू यहां दौड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं बोलते वहां पर कि ऐसा कर देते हैं कि यहां पर जैसे सारे एथलीट्स को एक लाइन में खड़ा नहीं करते, है ना, एक आगे एक
पीछे रहता है, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर सीटी बजती है, सबको दौड़ाते सर्कुलर ट्रैक पे। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं सर? क्योंकि वो जो आगे वाला है यार, उसको ऑलरेडी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर रहे इसलिए उनको आगे पीछे खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से रिलेशन समझ सकते हो, है ना, कि जैसे अगर मैंने ओमेगा को कांस्टेंट रखा तो वेलोसिटी, रेडियस बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। अच्छा सर, और कुछ इंपॉर्टेंट बात देखो यार, जैसे अभी मैंने लीनियर एक्सेलरेशन देखा, उसी प्रकार से मैं एंगुलर एक्सेलरेशन भी देख सकता हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा यार? अल्फा से, है ना। और अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा और इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, या लिख सकता हूं अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी टी, है ना। देखो अल्फा, थीटा, ओमेगा तीनों क्या है? एक्सियल वेक्टर्स ये, है ना बेटा। कैसे? ये एक्सियल वेक्टर्स हैं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं इसकी बच्चा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी यहां पर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? और इसके अलावा भी बेटा जो आपने ऑलरेडी रिलेशंस पढ़ रखे हैं ना, जैसे, है ना, जैसे ऑलरेडी रिलेशंस पढ़ रखे, जैसे सर हमें पता है कि, है ना, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाय डी टी, है ना। जैसे मुझे पता है v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी होता है, वैसे ही मुझे पता है कि जो ए होता है ना, देखो ये रिलेशंस याद रखने का एक ट्रिक बता रहा हूं। तो ए जो होता है मुझे पता है डी ओमेगा बाय डी टी होता है, क्योंकि इसे डीवी बाय डी टी होता है। लीनियर में सोचना आसान रहता है यार, लीनियर में सोचना आसान रहता है, ठीक है। तो यहां पर मुझे पता है ये डीवी बाय डी टी होता है, तो एंगुलर के लिए क्या याद रखना है मुझे? अल्फा बराबर जो होता है होगा डी ओमेगा बाय डी टी। अच्छा सर, याद करो मैंने एक रिलेशन बताया था, ए बराबर वी डीवी बाय डी एक्स। तो आप अगर इसके लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाय डी एक्स डी थीटा, ठीक है। तो यहां पर अल्फा कहां से आया? बट अल्फा को नाम दिया, मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसको नाम दिया अल्फा, ठीक है। तो यहां पर ये बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट से रिलेशन है जो मेरे को ऑलरेडी पता था, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब अगर मुझे कोई सर्कुलर पे क्वेश्चन आता है ना, देखो यार ये बातें दो जगह काम आएगी, हमें जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे हम तो भी यही वाली बातें काम आएगी, ठीक है। तो अगर मुझे सवाल आ रहा है सर्कुलर पे और मुझे बोला कि इतना एंगल घुमा, एंगल बताओ, ये करो वो करो, तो मैं उसको लीनियर के टर्म्स में सोच सकता हूं ऐसा आसानी से, है ना। या जैसे मुझे ऑलरेडी पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है बेटा। उसी प्रकार से अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सब था, तो उसी प्रकार से कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए मैं चाहूं तो लिख सकता हूं। यहां से बातें क्या लिख पाऊंगा मैं? जल्दी से बोल दो। ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, है ना। एस बराबर हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 थीटा अल्फा या अल्फा थीटा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आई कहानी समझ में यहां तक, है ना। अब इसमें एक और बात होती है कि यार ये जो ओमेगा थी, है ना, जो ओमेगा थी, तो ओमेगा की यूनिट मैंने आपको बताई रेडियन पर सेकंड, है ना। यूजुअली जो घूमती हुई चीज होती है उनको हम आरपीएम में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि जो मोटर है या कोई गाड़ी है तो उसका कुछ आरपीएम होता है ना, आरपीएम। जैसे 4000 आरपीएम, 5000 आरपीएम, या नहीं सुना तो कभी गाड़ी में बैठे हो बेटा, तो उसमें जो भी गाड़ी, मतलब हर गाड़ी में जो एक स्पीडोमीटर होता है ना, तो उसके आगे देखना, अगर कार की बात करूं मैं, तो यूजुअली उसमें दो निडल टाइप चीजें लगी होती है। एक में वो स्पीड बताता है और एक में आपने देखोगे नंबर बहुत कम लिखे हुए रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे 10-15 तक ही नंबर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। और उसमें बीच में देखना, बीच में लिखा था इनटू 1000 आरपीएम। क्लियर है? वो क्या बता रहा है कि आपका जो इंजन है उसका कितना रिवॉल्यूशन आ रहा है, या इंजन कितने आरपीएम पे चल रहा है ना, मतलब कि 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगा रहा है
ठीक है, तो ये ओमेगा की जो अदर यूनिट होती है एक आरपीएम होती है जो काफी बार यूज होती है। ठीक है, तो इसको आप अदर यूनिट के नाम से याद रख सकते हो, अदर यूनिट। ठीक है, अब आरपीएम क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी थोड़ा सा जो फॉर्मूला और जो कंसेप्ट हमें पता है वो देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक एन आरपीएम है ना, एन आरपीएम। एन आरपीएम का मतलब ये हो गया कि एक मिनट में, है ना, एक मिनट में टाइम क्या हो गया? अभी टाइम हो गया 60 सेकेंड्स या एक मिनट में एन बार एन चक्कर लगा लीजिए। क्या लगा लिए? एन चक्कर लगा दी। हाँ बेटा प्रथमा सब बताएंगे हम, है ना। एन चक्कर लगा लिए, तो अगर एन चक्कर लगा लिए तो सर यहां पर एन चक्कर लगा लिए मतलब कि कितने एंगल घूम गया ये देखना चाह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे ओमेगा बताना है। ओमेगा बताना है तो ओमेगा वह बताना चाहता हूं मैं रेडियन पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि यहां पे जो भी फॉर्मूले में मैं जब भी ओमेगा रखूंगा तो वो आना चाहिए रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकंड में मतलब थीटा बाई टी होता है भाई, फॉर्मूला हमें ये पता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई एन कैपिटल एन चक्कर लगा रहा है तो कितने एंगल घूमेगा? सर मुझे पता है कि अगर एक चक्कर लगता है तो 2 पाई एंगल घूमता है। अगर एक चक्कर लगता है तो 2 पाई एंगल घूमता है, मतलब 2 पाई इंटू कैपिटल एन, 2 पाई इंटू कैपिटल एन हो गया। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय टाइम तो हो गया 60। क्लियर है? तो 2 पाई एन बाय 60। अगर आपको आरपीएम में दिया हुआ है और आपको रेडियन पर सेकंड में आना है, ये कहां आ गए आप? रेडियन पर सेकंड में आ गए, तो 2 पाई एन बाय 60 कर देना भाई। क्लियर है? इसी प्रकार एक होता है आरपीएस, है ना। वैसे आरपीएस तो बहुत कम दिया जाता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं आरपीएस। तो आरपीएस मतलब क्या हो गया सर? टाइम ऑफ 1 सेकंड हो गया। तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। ओमेगा को लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 2 पाई एन बाय 1, ये आ गया अब रेडियन पर सेकंड में। अगर कैपिटल एन आपका आरपीएस में दिया हो, आरपीएस में तो क्या हो गया बेटा? रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इतने रिवॉल्यूशन पर सेकंड है तो कितने ओमेगा होगा? ठीक है, अच्छा सर अगर ये बातें समझ में आ गई तो क्या और भी कुछ आप बात इंपॉर्टेंट बताना चाह रहे हो? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट सी बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि मुझे जब ये सारे फॉर्मूले पढ़े तो एक और आभास हुआ कि अगर मान के चलो मुझे टाइम पीरियड लिखना है ना, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला नया वाला, नई सी बात बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं कि अगर मैं चाहूं तो टी, है ना, स्मॉल टी को क्या लिख सकता हूं? स्मॉल टी को लिख सकता हूं थीटा बाय ओमेगा, है ना, थीटा बाय ओमेगा। अच्छा तो यहां से मैं बेटा लिख सकता हूं कि अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो हो जाएगा कैपिटल टी। अगर एक टाइम पीरियड की बात करी जाए तो कितना एंगल घुमा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी एक टाइम पीरियड में? तो एक टाइम पीरियड में थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये टाइम पीरियड के लिए मैं एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, और मुझे पता है कि कैपिटल टी 1 बाय एफ है, तो ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई एफ। ठीक है, ऐसे बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि सर इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद रखेंगे। जब सवाल आएंगे, जब चीजें होंगी, मैं फिर से बता दूंगा कि वो वाली चीज वहां पे पढ़ाई थी वो यहां पर यूज करेंगे। क्लियर है? अभी इसका वैसे ज्यादा यूज नहीं है, आगे चलकर हम एसएचएम वगैरह में यूज करते हैं ये चीजें। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। तो टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना। चलो भाई, तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी ये काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को लेकर, है ना। इसी जिस प्रकार से देखो, अभी आसान सी बात है ना। क्या आसान सी बात सर? एक और, जैसे मैंने आपको अभी बताया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे ही मैं देख सकता हूं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं अभी दिमाग नहीं लगाना चाह रहा हूं कि ये कहां है, कहां से आया है, वो सब कुछ मैं देखूंगा अब कल की क्लास में, अब थोड़ा सा समय हमारे पास खत्म होता हुआ। मैं बस ये देखना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा लिखा हुआ था v बराबर आर ओमेगा, मैंने इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो मैं इसे लिख सकता हूं ओमेगा, ये वेलोसिटी, तो इसे लिख सकता हूं एक्सेलरेशन बराबर आर ओमेगा। क्लियर है ना। और ये जो एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसमें कल की क्लास में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ठीक है,
देखो बेटा, है ना, यहां पर ये जो ओमेगा है ना, ये जो ओमेगा है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं कि जो वी वेक्टर होता है ना, ऐसा आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, है ना। अभी क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह अभी मैं थोड़ा सा बताया नहीं था आपको ना, लेकिन क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह क्या होगा वो सब मैं आपको बता दूंगा ना नेक्स्ट क्लास में। अच्छा अल्फा होगा, अरे हाँ यार ये अल्फा होगा, सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक, जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक, इट्स अल्फा। देखो भाई, अब ये इसी चीज को आगे बढ़ाकर हम देखेंगे कि ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, और इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और कुछ छोटे छोटे से सवाल है जो मैं करवाना चाहूंगा आपको। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।